All right. Hi, everyone. Good morning. Just a minute. Yeah. Hi, Harsh. Good morning, Precious. Good morning, Sanyam. All right. लोग धीरे धीरे आ रहे हैं. अभी नींद में ही हैं सब. एज अ क्विक रिकैप, आप लोगों को लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर के रिमेनिंग कुछ सब टॉपिक्स देखे थे. एंड हाँ, लास्ट में वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कंसंट्रेशन टर्म बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर टर्म्स. इसके साथ एसोसिएटेड होमवर्क भी दिया था ना मैंने आप लोगों को. अभी लाइक ठीक है, आई थिंक सैटरडे को ही दिया था, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मंडे को ही करके आ जाओगे. बट ठीक है, प्लीज कीप दिस इन माइंड.
ensure that you are doing that homework so that next class में जो हमारा towards the end of the week रहेगा, we can discuss those doubts. ठीक है, so आज का टॉपिक यहीं से कंटिन्यू करते हैं, like the concentration terms replaced by other terms in the first order kinetics. And as a quick recap, ये फॉर्मूला याद है आपको? ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट क्लास में देखा था. If we are measuring certain quantity and that quantity is directly proportional to concentration, ठीक है, then you can write the first order का integrated rate expression in terms of that quantity, given that you measured quantity at time 0, time t and time infinity. ठीक है, लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आपको प्रेशर का ही एक एग्जांपल करवाया था, लेकिन इनफैक्ट दो एग्जांपल कराए थे, बट मेजरमेंट वाज ऑफ प्रेशर, राइट. लेट्स लुक एट रिप्लेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म बाय वॉल्यूम. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. जैसे assume this reaction in front of you. There is A going to B and C. It's a first order reaction. K is the rate constant. ठीक है. अब the challenge is I need to measure the concentration of A. ठीक है. I need to measure the concentration of A at certain time t to put it in the expression of Kt is equal to ln A naught upon At. But I have a practical challenge that I'm not able to measure, say, concentration of A directly. ठीक है, दिखता तो है नहीं आंखों से डायरेक्टली कितना मोल्स है इन अ सॉल्यूशन. वी नीड टू फिगर आउट वेज टू फाइंड दैट कैसे कंसंट्रेशन मेजर करी जा सके. तो समटाइम्स ऐसे एक्वस सॉल्यूशंस में अगर रिएक्शंस रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा रिएजेंट, कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करेंगे which can help us with the concentration of the reaction species. कैसे, नोटिस करना. यहाँ पर मान लो, in this example only, to monitor the progress of the reaction, we add a reagent that reacts with B. ठीक है, ऐसा कोई एक reagent हमें मिला जो कि B के साथ में react करता है. And the following data is recorded. Time t पर the volume of reagent required is Vt, and time infinity पर the volume of the reagent required is V infinity. मतलब infinity time मतलब like towards the end of the reaction itself. अब ये डेटा आपको दिया हुआ है, so can you express K in terms of Vt, V infinity and T? एक अटेम्प्ट लेना चाहोगे? ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करेंगे. आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड दोनों से करो.
हाँ ईशान, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग बाय पी यू मेंट वी, बट ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, मैंने क्वेश्चन में ये हाईलाइट करा हुआ है दैट द रिएजेंट इज रिएक्टिंग ओनली विद बी। ऐसा नहीं है किसी के भी साथ रैंडमली रिएक्ट कर रहा है। नहीं सही है। हम्म, आपने एक गड़बड़ कर दी। आपने ये अज्यूम कर लिया कि रिएजेंट ए बी सी तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई यू गॉट दैट आंसर। The reagent is reacting only with B. ऑल राइट, सो एक बार देख लेते हैं कैसे आएगा। मैं पहले एक बार बेसिक्स वाले तरीके से आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिक्स का तरीका क्या होता है? You don't need to apply the formula. You directly start by analyzing the reaction. The reaction is A goes to B plus C, right? And because of the fact that the reagent is reacting only with B, right? ये वाला जो part है, ये आपको समझ में आना चाहिए। That amount of reagent is going to be directly proportional to the, as in volume of reagent is going to be directly proportional to the amount of B, right? तो टाइम जीरो पर ये A है, ये A माइनस एक्स, एक्स एन एक्स, एंड टी इन्फिनिटी पर ये A और A। तो बस सिंपल आ गया, x is proportional to vt and A is proportional to V infinity, right? ये समझ में आई प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसमें आपको A और X को रिप्लेस कर देना है, तो आपने रिप्लेस कर दिया। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। You simply get your answer as kt is equal to 1 upon t into ln v infinity upon v infinity minus vt, है ना? आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, लाइक इफ यू वर टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फॉर्मूला, तो कैसा रहेगा आंसर? लाइक v नॉट जीरो हो जाएगा ना। If I was to ask you from the perspective of the formula, तो वो कैसा होता है? kt is equal to ln v infinity minus v naught upon v infinity minus vt, राइट? यहाँ पर कैसा था, v infinity और vt दिया हुआ है, v naught हमें फिगर आउट करना था। एंड आप नोटिस करोगे इस एनालिसिस में ही दैट टाइम जीरो पर b कितना है? नथिंग, राइट? दिस इज जीरो ओनली, एंड हेंस द सेम रिजल्ट।
वी इंफिनिटी अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। ठीक है, अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अभी। एंड इसमें और पिछले में थोड़ा सा कैच है। क्या कैच है वो आप नोटिस कर लो, हाईलाइट भी करा हुआ है मैंने। दिस टाइम द रिएजेंट इज रिएक्टिंग विद ए बी एंड सी, ऑल थ्री ऑफ देम। अभी ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है आंसर। हाँ अभी आपका आंसर ठीक रहेगा, सही। करेक्ट। बट इसमें एक डाउट आना चाहिए आप लोगों को। आंसर तो आएगा। हाँ ठीक है, सर्वेश एंड ईशान आपका भी आंसर करेक्ट है, बट एक डाउट आना चाहिए। थोड़ा फंडामेंटली सोचोगे तो वो डाउट आना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो यू माइट नॉट एनकाउंटर दैट डाउट, बट अगर थोड़ा फंडामेंटली सोचोगे तो लगेगा। नहीं वो तो ठीक है, दैट इज तो ऑल राइट। देखो फॉर्मूला से जाओगे तो आपका डेफिनेटली यस आंसर आ ही जाएगा। यहाँ पर वी नॉट जो है वो ए के प्रोपोर्शनल रहेगा और वी इंफिनिटी जो है वो टू ए के प्रोपोर्शनल रहेगा। सो यू गेट दैट वी इंफिनिटी इज टू टाइम्स वी नॉट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दैट इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। बट इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि एक अजम्पशन ले लिया है इस जगह पर? यहाँ से जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे, ठीक है, अगर मैं बेसिक से सोचूं, ठीक है, लेट मी एक्चुअली डू दैट फॉर यू। हाँ अभी आपने पकड़ा ना संयम। राइट, सो संयम का oops,
संयम का डाउट क्लियर है. संयम is asking, sir, is the n factor same for A, B, and C? Because it looks like that we have taken that kind of an assumption over here. You remember जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रेशर का डिस्कशन किया था, एंड उसमें I had mentioned that proportionality जो है उसको हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं बिकॉज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज गोइंग टू बी द सेम. सो हमारी कैलकुलेशंस पे फर्क नहीं आएगा, हम लोग सीधे सीधे वो प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं, है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा उसमें तो n फैक्टर भी होगा ना. हाउ आर वी हैंडलिंग दैट? लाइक इफ आई आस्क यू, अगर मैं बेसिक्स से अप्रोच कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, राइट, a इज गिविंग b प्लस c, ठीक है. स्टार्ट में दिस इज a00, किसी t टाइम पर दिस इज a माइनस एक्स, x एंड x, राइट, एंड एंड में दिस इज 0 a इंटू a, है कि नहीं? नाउ अब कैसा है, द रिएजेंट इज रिएक्टिंग विद ऑल थ्री ऑफ देम, है ना. रिएजेंट reacts with all A, B and C. So अब अगर मुझे लेट्स से V नॉट लिखना है तो V नॉट वुड बी, यहाँ पे नोटिस करना, K1 टाइम्स A, नहीं नॉट K1, आई शुड नॉट यूज K1, लेट मी यूज सम अदर n फैक्टर. लेट्स से मैं से NA यूज कर लेता हूँ, ठीक है. सब्सक्रिप्ट में A डाल रहा हूँ, NA इंटू A प्लस NB इंटू 0 प्लस NC इंटू 0, right, where Na, Nb and Nc are n factors of A, B and C respectively, है कि नहीं? ऐसे लिख सकता हूँ मैं, या अगर ऐसे PQR लिखना है तो आई थिंक PQR भी लिख सकते हैं. एंड मल्टीप्लाई बाय 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में B और C के तो मोल 0 है ना. अच्छा, what should I write at VT? What should VT be proportional to? P times A minus X plus Q times X plus R times X. ठीक है सर्वेश? Okay, and what should I write as V infinity? Like यहाँ पर तो P इंटू 0 हो गया क्योंकि A तो बचा नहीं है, Q इंटू A प्लस R इंटू A. ऑल राइट. अच्छा, having done this, can you calculate for me V infinity minus V naught?
अगर मैं इनको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैन यू डू दैट क्विक कैलकुलेशन दैट v infinity माइनस v नॉट इज इक्वल टू व्हाट, लाइक इक्वल टू लिखो या प्रोपोर्शनल लिखो, जस्ट सब्ट्रैक्ट v नॉट फ्रॉम v infinity, तो a कॉमन आ जाएगा और q प्लस आर माइनस पी हो जाएगा, है कि नहीं? ग्रेट। अच्छा, जरा v इंफिनिटी माइनस वी टी भी मुझे एक बार निकाल के दिखाना, क्या आ रहा है? v इंफिनिटी माइनस वी टी करने पर और सिंप्लीफाई करने पर देखना ये आता है, like you should be able to get this. See if you are able to get this or not. So can you see that even if the n factors are different, my formula remains the same? If I divide the two, are you seeing that I am getting the same formula that I had used before? ठीक है, तो ऐसा assumption नहीं लिया हमने कि इनके n factors same है। ठीक है, हमने ऐसा कोई assumption नहीं लिया है। ठीक है, although for some reason I don't know why it is written there in the booklet, अगर आप booklet पढ़ोगे तो बुकलेट में ऐसा मेंशन किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। लाइक बुकलेट में वैसे तो बच्चों का ध्यान जाता नहीं है, बट कभी किसी ने अगर पढ़ लिया तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आई जस्ट क्विकली शो यू, जस्ट अ मिनट। ये बुकलेट कहाँ गया? ये बुकलेट में कहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ पर ये जब वॉल्यूम वाला लिखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन, ये जो वॉल्यूम वाला था ना, लाइक concentration term replaced by tighter readings or volume, right? So उसमें the assumption that n factor of a b c is same, ऐसा कोई assumption नहीं लिया हमने। There is no such assumption that we have taken. Even if the n factors are different, the formula works for us. ठीक है, so don't worry about that. हाँ, एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है जब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, but you don't need to worry about that fact. Is this clear? ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, नोटिस करना, मतलब इवन इफ ये फॉर्मूला काफी रोबस्ट है, like in the sense even if the reagent that we are using is reacting with a catalyst also, ठीक है, then also this formula works। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, इसमें you will see that the reagent which we are using is going to react with the catalyst। मतलब अभी तक जो अपन ने देखा
उसमें कैसा होता था, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के साथ में रिएक्शन करा रहे थे हम लोग, ठीक है, फॉर मेजरमेंट्स। बट एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। इसमें आप नोटिस करना, हाँ, एक सेकेंड लेना, जस्ट क्विकली फाइंड आउट द लैंग्वेज फॉर यू। Just give me 1 minute. Acid hydrolysis of ester. You remember acid hydrolysis of ester? ये आपने सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के टाइम पे पढ़ा था एग्जांपल। एक बार देखो नोट्स में, स्ट्राइक करेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, द काइनेटिक्स ऑफ एसिड catalyze hydrolysis of ester follows pseudo first order kinetics। क्या है यहाँ पर, let's say if I give you this example, CH3COO C2H5 aqueous plus H2O in the presence of H plus is giving CH3COH aqueous plus CH3, oh sorry, C2H5OH, है ना, एसिड प्लस अल्कोहल दे देगा, ठीक है। रेट इज इक्वल टू के CH3COO C2H5 रेज टू द पावर ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन NaOH is used, ठीक है। To monitor the progress of this reaction NaOH is used। किस तरीके से उसका डेटा मिलेगा, टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH का, ठीक है। जो डेटा मिला है वो कुछ इस तरीके से है, टाइम 0 पर V0, टाइम t पर Vt एंड टाइम इंफिनिटी पे V इंफिनिटी, ठीक है। सो आई एम आस्किंग यू टू डिटरमाइन K in terms of given data, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, like you already know the answer but I would like you to derive it।
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको खुद से डिसाइफर करना पड़ेगा, दैट NaOH किस किस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज एन एक्सपेक्टेड नॉलेज फ्रॉम यू। इतना तो आना चाहिए। डिराइव कर पा रहे हो संयम? ग्रेट। तो इसमें यहाँ पर नोटिस करना, वॉल्यूम ऑफ NaOH इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ H प्लस। अब ये जो H प्लस जो है वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम कैटलिस्ट एंड द एसिड, दोनों से आ रहा है ना। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एसिड से भी सोच के कर लिया होगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट द रीजन आई वांटेड टू डू दिस क्वेश्चन इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, दैट कैटलिस्ट से अब भी रहेगा रिएक्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, कैसे आप नोटिस करना। So if I take this reaction, ठीक है, and simply do the mole analysis over this. So time t equal to 0 पर A 0 0, ये तो खैर वाटर तो एक्सेस में ही है। किसी t टाइम पर ये A माइनस एक्स एक्स एन एक्स एंड एंड में 0 A एंड A। अब नोटिस करना, V naught will be proportional to what? The H plus coming from catalyst plus 0, because starting में acetic acid बना नहीं है। Vt is proportional to H plus concentration plus X, क्योंकि acetic acid X बन चुका है, and V infinity is proportional to H plus concentration plus A, right? And this is going to be the constant value, like this is unchanged, क्योंकि ये catalyst है ना, like the concentration of H plus from catalyst is unchanged. At any time it is going to be the same only. Like, yeah, ये समझ में आ रहा है सबको? Are you in agreement with this? ठीक है, so अब आप V infinity माइनस V नॉट और V infinity माइनस VT निकालो। सी क्या आ रहा है? V infinity माइनस V नॉट अगर आप करोगे तो वो कैसा आ रहा है? ये H प्लस कैंसिल आउट हो गया, A के प्रोपोर्शनल आ गया, एंड V infinity माइनस VT करोगे तो वापस से वो H प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये A माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। So Kt, which is ln A upon A minus x, is equal to ln V infinity minus V naught upon V infinity minus Vt। ये फॉर्मूला आपका स्टिल वर्क कर रहा है? Is this clear? So काफी अच्छा, काफी रोबस्ट फॉर्मूला है।
ठीक है, तो फॉर्मूला आपका काम करेगा. You just need to be extra cautious while doing your calculations. अच्छा, नोटिस करना, मैंने आपको प्रेशर मेजरमेंट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट के दो मेजरमेंट्स के बारे में बता दिया है. द आंसर फॉर एनी अदर measurement also remains the same. Like instead of pressure या volume, if you are using some other miscellaneous measurement to monitor the progress of the reaction. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल दैट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है, मैं आपके सामने रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन एज अ मेजरमेंट यूज करूंगा. ठीक है, आपको ये वर्ड्स तो अब समझ में आने लग गए होंगे, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है तो. ठीक है, सो एक बार ट्राई करो. ठीक है, आई थिंक आपने इतना इनफ आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है कि आप ये क्वेश्चन रीड करके समझ सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो. अगर ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो फिर मुझे बताना, आई एक्सप्लेन. हाँ, मतलब ईशान आपका आंसर करेक्ट है, बट प्रशस्त, प्रशस्त ने क्या करा? प्रशस्त, आई थिंक आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रोटेशन ड्यू टू अ स्पीशीज इज इट स्पेसिफिक रोटेशन इनटू इट्स कंसंट्रेशन. ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ऑर्गेनिक में? ओके, एंड अगर सोल्यूशन में मल्टीपल स्पीशीज प्रेजेंट है तो नेट रोटेशन इज द सम ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज विद देयर साइन. पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर नेट रोटेशन आती है. Because rotation is directly proportional to concentration, it is additive in nature.
तो इनको यूज करो चलो। हाँ राइट। सो जैसा अपन ने ऊपर वाला एग्जांपल किया था एन फैक्टर वाला, उसी की डायरेक्शंस में रहेगा ना, उसी के जैसा रहेगा। लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनका स्पेसिफिक रोटेशन आपको दिया हुआ है अल्फा वन, अल्फा टू एंड माइनस अल्फा थ्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हम लोग बेसिक से जाएंगे, इनके मोल्स का एनालिसिस करेंगे। अब आर नॉट जो होगा टाइम जीरो पर रोटेशन, वो अल्फा वन टाइम्स ए प्लस जीरो जीरो, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना ही नहीं है, राइट। आर टी जो है टाइम टी पर, दैट विल बी अल्फा वन टाइम्स ए माइनस एक्स प्लस अल्फा टू टाइम्स एक्स प्लस माइनस अल्फा थ्री टाइम्स एक्स, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज माइनस अल्फा थ्री। एंड आर इन्फिनिटी पे सुक्रोज है नहीं, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज की वजह से जो आएगा वो हमने लिख लिया। ये समझ में आया इतना एनालिसिस? इज दिस मच एनालिसिस क्लियर विद एवरीवन? इसमें किसी को कोई चैलेंज? तो यहाँ से अब आप आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट और आर इन्फिनिटी माइनस आर टी निकालोगे तो ये बन जाएगा, एंड हेंस द फॉर्मूला स्टिल होल्ड्स। समझ में आया प्रशस्त? कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो?
इज दिस क्लियर? ठीक है, सो आई थिंक ये वाला पार्ट अब आप लोगों को समझ में आ गया है, व्हेन वी रिप्लेस कंसंट्रेशन टर्म बाय अदर टर्म्स एंड हाउ टू डील विद दिस. अब नोटिस करना कंसंट्रेशन वाले पार्ट में ही, ठीक है, थोड़ा सा और हम डीप डाइव करेंगे. We'll look into the concept of some complex first order kinetics. What do I mean by complex first order kinetics? आप एग्जाम्पल्स के थ्रू नोटिस करना. लाइक अभी तक जो हम लोग रिएक्शंस देख रहे थे, जिन पे हमने एनालिसिस किया था, वो कैसा था? लाइक ए गोज टू प्रोडक्ट्स, या फिर लाइक ए प्लस बी गोज टू सम प्रोडक्ट्स, राइट, या कोफिशिएंट्स वगैरह लगा देते थे. ठीक है. However, अभी यहाँ पर some of the examples which I'm going to discuss with you are a bit more complicated. ठीक है. And इनसे not just in advanced, even mains में भी question पूछे जा चुके हैं. ठीक है. So the word complex first order kinetics does not mean कि आप mains के लिए नहीं पढ़ोगे. ठीक है. This is relevant for both advanced as well as mains. And while I'm going to analyze these complex first order kinetics for you, एक important request रहेगा that don't try to remember the formula. जो हम लोगों ने पहले जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर इन सब के लिए करा था, एंड उसमें आपने फॉर्मूला याद भी कर लिया था, क्योंकि याद हो भी जाता है, लाइक इनफ प्रैक्टिस करने के बाद में याद हो भी जाता है. यहाँ पर आपको वैसा कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. क्यों? क्योंकि फॉर्मूले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे. यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर एनीवेज. So what you should focus is on the derivation. You should focus upon writing the fundamental equations. That is what the key focus should be. ठीक है. सो अब आप नोटिस करना है यहाँ पर कैसे हम वर्क करेंगे. पहला एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल काइनेटिक्स. सो पैरेलल काइनेटिक्स में दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. ए इज गिविंग बी as well as C, but there are two parallel reactions that are happening, जिनका अलग अलग रेट कांस्टेंट है K1 एंड K2. ठीक है. एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है. इट्स डिफरेंट. अगर ऐसा है A गोज टू B प्लस C, ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि सर ये और ये तो सेम ही है, लाइक A रिएक्टेंट है और B एंड C प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी A रिएक्टेंट है और B एंड C प्रोडक्ट है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? The difference is that in the right hand side reaction, B and C will always be equal because they are part of the same reaction and the stoichiometric coefficients are 1 and 1 respectively. But यहाँ पर left hand side पर B and C are not part of the same reaction, दो अलग अलग reactions है. So B and C का amount at any general t time could be different. ठीक है. हो सकता है अगर पहला रिएक्शन फास्टर हो, दूसरा रिएक्शन स्लोअर हो, तो B ज्यादा बने एज कंपेयर टू C. That depends upon K1 K2 values. ठीक है. तो ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना चाहोगे? लाइक वुड यू वांट टू थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट और टू? चलो ट्राई करो.
हाँ मतलब ठीक है, ए के लिए तो हो जाएगा। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ आपको। ठीक है, ये जो फंडामेंटल इक्वेशंस मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है ना, दिस इज व्हाट आई वुड वांट यू टू फोकस अपॉन। सो व्हाट डू आई मीन बाय दीज फंडामेंटल इक्वेशंस, वो आप नोटिस करना एक एक करके। सो ये हमारा पहला फंडामेंटल इक्वेशन रहेगा विद रेस्पेक्ट टू ए। सिंपली पुट dA by dt is equal to minus k1a, ठीक है, plus minus k2a. Why? Because if you look at the reactions, A is getting consumed in first reaction as well as second reaction. So if I was to talk about the net rate of A, okay, how A is changing, dA by dt. So it is getting consumed in the first reaction as well as the second reaction as per the first order rate expression. तो ये पहला फंडामेंटल इक्वेशन समझ में आया आप लोगों को? Are you comfortable with this first fundamental equation? ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू सॉल्व इट राइट नाउ राइट हियर, तो यू कैन डू दैट आल्सो, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर के जैसा ही रहेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट बी? कैन यू एक्सप्रेस द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर बी? हाउ कैन आई राइट दैट? सो सिंपली पुट, जो डिफरेंशियल फॉर्म है, नहीं नहीं अमान, यहाँ पर dB by dt will be what? dB by dt will be k1 times a with a positive sign. Why? Because b is getting produced, है ना? लाइक b जो है, अगर मेरे को b के ऊपर फोकस करना है तो b कहाँ पे प्रेजेंट है? b सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो ठीक है, और b प्रोड्यूस हो रहा है, सो dB by dt क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, लाइक इज इक्वल टू k1 टाइम्स a का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1, है ना? ठीक है, ये समझ में आया सर्वेश? अब इसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, मतलब आपने जो इंटीग्रेशन कर दिया वो तो गलत कर दिया। यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं करवाऊंगा इंटीग्रेशन आपको भी, ठीक है? अच्छा, सी के लिए ये रहेगा फंडामेंटल इक्वेशन। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद द सी का फंडामेंटल इक्वेशन? ओके, एंड यहाँ पर इफ आई डिवाइड द टू, राइट, dB by
dt का इक्वेशन और dc by dt का इक्वेशन अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो I get this important result which I can remember actually, that b upon c is going to be k1 upon k2. हाँ मतलब you will be like कि सर ये क्या नॉनसेंस मैथ्स कर दिया, आपको मैथ्स नहीं आती क्या? ऐसे थोड़ी ना मतलब कैंसिलेशन होता है लाइक डी अपॉन डी टी लिख दिया तो डी डी कैंसिल आउट कर दिया, गाँव से आया हो गया. सो यू माइट फील दैट कि यस आई हैव डन समथिंग विच इज रॉन्ग, बट आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ. यहाँ पे आप नोटिस करना, dB by dt is equal to dc by dt. Right? This actually can be written as dB by dc. ठीक है, एंड क्योंकि ये लाइक कांस्टेंट आ रहा है तो आई एम जस्ट डूइंग द इंटीग्रल देन एंड देयर इटसेल्फ. लाइक ये आप ऐसा मान के चलो मैं b को एक तरफ और c को दूसरी तरफ लेके आऊँ और दोनों की लिमिट्स 0 से स्टार्ट हो रही है, तो अब समझ में आ रहा है. हाँ मतलब ठीक है, ऑलराइट. And there is a fourth fundamental equation also, which I think is more about mole concept. That is A का concentration at any general time t, B का concentration at any general time t, and C का concentration at any general time t. इनको आप जब ऐड करोगे राइट, सो कैसा दिखेगा? That A plus B plus C is equal to A naught only. ठीक है, तो ये चार आपकी फंडामेंटल इक्वेशंस रहेंगी which I would want you to really focus upon. इनकी सॉल्विंग जरूर हम लोग देखेंगे. We'll work on the solving. मोल एनालिसिस से नहीं कर सकते हैं, एज इन समझा नहीं आपका क्वेश्चन है सर्वेश. ये मोल एनालिसिस से तो लिखा है ना, ये फोर्थ इक्वेशन जो लिखा है यहाँ पे, a plus b plus c equal to a naught. ठीक है, अब सॉल्विंग करो इसकी. तो आपका ए का सॉल्विंग तो बहुत आसान हो जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत आसान सॉल्व हो जाएगी. वहां से आपका ये आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी. राइट, आई थिंक ए तो बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना, बट बी के लिए और सी के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है, बी के लिए सी के लिए एक्चुअली आई विल बी यूजिंग दिस रेशियो. ठीक है, या तो मैं ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, इस इंटीग्रल को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? dB by dt इज इक्वल टू k इंटू ए, और a को मैं क्या लिख दूंगा? a को आई विल पुट दिस व्हाट आई हैव डिराइव्ड, a नॉट इंटू e की पावर माइनस k1 प्लस k2t.
एंड देन फिर बी का टर्म एक तरफ, टी का टर्म दूसरी तरफ, और फिर मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो या तो वैसे कर सकता हूँ, या फिर आई कैन यूज द इक्वेशन बी एंड इक्वेशन as in the b upon c का रेशियो एंड द a plus b plus c का इक्वेशन to get what b and c का रिजल्ट इज। ठीक है, एक बार चेक करो ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। नहीं नहीं, अभी ट्राई कर लो ना, इट्स नॉट दैट बैड, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आई नीड यू टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ ए टी बी टी एंड सी टी। आपसे याद तो नहीं करने को बोलूंगा मैं, ठीक है, बट बेस्ड अपॉन दीज फंडामेंटल इक्वेशंस, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू फोकस मोस्ट ऑफ योर एनर्जी ऑन। ठीक है, हाउ टू राइट दिस फंडामेंटल इक्वेशंस, एंड उसके बाद की सॉल्विंग जो है वो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ट्रिकी लगती है, फर्स्ट टाइम में चैलेंजिंग लगती है, बट यू शुड बी एबल टू गेट अ हैंग ऑफ इट गिवन सम टाइम। ठीक है, हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये पैरेलल काइनेटिक्स का फंडामेंटल इक्वेशंस लिखना आया आपको, और फंडामेंटल इक्वेशंस में ये लाइक पहला वाला सॉल्व करना तो इजी था। ठीक है, दूसरा वाला भी आप सॉल्व कर सकते थे, जैसा मैंने बताया आपको, यू कुड हैव यूज्ड dB by dt इज इक्वल टू k1, और यहाँ से जो रिजल्ट निकाला था a नॉट e की पावर माइनस k1 प्लस k2t। ठीक है, और a का टर्म एक तरफ, b का टर्म दूसरा, t का टर्म एक तरफ, b का टर्म दूसरी तरफ, ये भी इंटीग्रेशन आप कर सकते थे, तो भी आपका आउटकम यही आ जाता जो रिजल्ट हमने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, याद नहीं रहेंगे आपको फंडामेंटल इक्वेशंस, एटलीस्ट आप बिना किसी प्रॉब्लम के खुद से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसी में हम्म, एक और एग्जांपल अब नोटिस करना, दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें अब आप ट्राई करो। हाउ इज दिस लुकिंग?
फंडामेंटल इक्वेशंस लिखने का ट्राई करो पहले उसमें, फिर अपन डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं दोनों रिएक्शन। हाँ ठीक है, पहले वाले का ठीक है अमान आपका। What about B and what about C? Like fundamental equations, I'm not asking you to solve them right away. So यहाँ पर if I was to write it for A, so yes, you have written it correctly, that dA by dt is equal to minus K1 into A raised to the power of 1. Why? Because A is getting consumed in the first reaction itself. है ना? Right. Then B के बारे में आप लिखोगे तो dB by dt का क्या दिखेगा आपको फंडामेंटल इक्वेशन? इफ यू नोटिस B, तो B पहले रिएक्शन में तो प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे में कंज्यूम हो रहा है, तो आप लिखोगे dB by dt इज इक्वल टू प्लस K1A माइनस K2B। ठीक है, K2B क्योंकि लाइक ये सेकेंड रिएक्शन जो है अभी फर्स्ट ऑर्डर है और इसका रेट किस पर डिपेंड करेगा? जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1 पर। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड यहाँ पर हो गया K1 इंटू ए की पावर 1 माइनस K2 इंटू बी की पावर 1। ये समझ में आया dB by dt कैसा रहेगा? अच्छा, what about dC by dt? How would you write that fundamental equation?
करेक्ट, dc by dt is equal to k to b, बिकॉज सेकेंड रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस साइन आएगा और b की पावर 1 पे डिपेंड करेगा. एंड ऑफ कोर्स another fundamental equation which you know, that a plus b plus c is going to be equal to a naught. ठीक है, ये अपन ने पहले भी देखा था, वापस यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा. क्यों? क्योंकि आप नोटिस करोगे अगर a से b बन रहा है, b से c बन रहा है, तो ये a माइनस एक्स, इसमें से कुछ x में से y गया और ये y प्रोड्यूस हुआ, तो ठीक है, इनको ऐड कर दोगे तो इट यील्ड्स द सेम a नॉट ओनली. ठीक है जी, क्लियर है. हाँ, इनको अब आप जब सॉल्व कर रहे हो तो a का तो सॉल्विंग आसान हो जाएगा. अच्छा, इनफैक्ट चलो मैं एक बार फंडामेंटल इक्वेशंस पर ही आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसमें एक्चुअली मेंशन किया हुआ है. ठीक है, इसकी सॉल्विंग तो खैर डिफिकल्ट होती है, इसकी सॉल्विंग isn't that straightforward, इसकी सॉल्विंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, बट इन द मीन टाइम इफ लेट्स से ये मैंने आपके सामने एक जेई मेन का क्वेश्चन लाइक प्रेजेंट करा है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है और आपको फंडामेंटल इक्वेशंस के पर्सपेक्टिव से सोचना है, तो क्या रहेगा आपका आंसर? हाँ, करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कैसा रहेगा? dv by dt इज प्लस k1 a माइनस k2 b, और बोला जा रहा था नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ b सेट टू 0, तो आपको b मिल जाएगा k1 अपॉन k2 इंटू a. ठीक है, तो ऐसे फंडामेंटल इक्वेशंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि सॉल्विंग जो है वो अपने आप में चैलेंजिंग है, तो सॉल्विंग वाले पार्ट पे आई डोंट एक्सपेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा. एडवांस में फिर भी इतना टाइम होता है पर क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्विंग भी करवाई जा सके. तो जैसे ऊपर ये 4 फंडामेंटल इक्वेशंस जो हमने लिखी हैं, इनकी सॉल्विंग अगर मैं करने जाऊंगा तो कैसा रहेगा? ये पहला वाला का सॉल्विंग तो ईजी है. पहले वाले का सॉल्विंग कैसे ईजी है? ये तो फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्विंग हो गया, एवरीवन नोज हाउ टू डू इट. आई डोंट थिंक इसमें किसी को चैलेंज आएगा. दूसरे वाले की सॉल्विंग थोड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ गए, ए भी है, बी भी है और टी भी है, राइट? तो इसको कैसे सॉल्व किया तुमने अमान? लाइक यू हैव गिवन सम आंसर, बट इसको कैसे सॉल्व किया? ए बी सी 3 वेरिएबल को कैसे हैंडल करा? अच्छा, नहीं सॉल्व किया.
ये तुमने आंसर तो दिया ही था ना, मुझे लगा सॉल्व कर लिया होगा। बट एनीवेज इट्स अ चैलेंज, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी सी एज इन ए बी एंड टी तीन वेरिएबल है इसमें, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व। इसके लिए एक्चुअली मैं एक टेक्निक या एक ट्रिक यूज करूंगा। ठीक है, वो ट्रिक थोड़ा सा आपके लिए नया है, लाइक यू हैव नॉट सीन दैट टेक्निक बिफोर। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ऐसे धांसू सी टेक्निक है या नया सा ट्रिक है, इट्स मोर ऑफ अ ट्रिक ओनली, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, कैसे? यहाँ पर आप नोटिस करना, सबसे पहले तो इन तीन वेरिएबल्स को दो वेरिएबल में रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या करा, डी टी और ए, ये तीन वेरिएबल है, तो इनको दो ही वेरिएबल में लाने के लिए मैंने ए को ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी सब्सटीट्यूट कर दिया। तो एटलीस्ट दो वेरिएबल तो हो गए, दैट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन टाइम्स ए नॉट ई की पावर माइनस के वन टी माइनस के टू बी। हाउएवर द सिचुएशन इज स्टिल चैलेंजिंग, क्योंकि ऐसा इंटीग्रल आपने कभी सॉल्व नहीं करा है ना। हैव यू सॉल्व्ड दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल बिफोर, जिसमें मैं दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट आउट नहीं कर पा रहा हूँ ना। आई एम नॉट एबल टू डू बी का टर्म एक तरफ और टी का टर्म दूसरी तरफ। ये मेरे लिए चैलेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं, ये आप बाद में सीखते हो इंजीनियरिंग में, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू वर्क विद देम। यहाँ पर मैं बस एक ट्रिक लगा के आपको दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना पड़ रहा है। ये एक ट्रिक है, दिस इज मोर ऑफ अ ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय ई की पावर के टू टी। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पर ये ए की पावर के टू टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ई की पावर के टू टी से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ए की पावर के टू टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ई की पावर मर्ज हो गए। और अब ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है, आप इसको देखोगे, नोटिस करोगे ध्यान से, तो ये एक्चुअली यू डी वी प्लस वी डी यू का टर्म बन जाता है। ठीक है, वेयर u and v are, you can say, b and e की पावर k टू t। ठीक है, ऐसा एक्चुअली एक ट्रिक टाइप बन रहा है आपके सामने। और अब आप फिर आगे मैच कर सकते हो, क्योंकि अब आप इसको अपने आप में एक वेरिएबल मान सकते हो, लाइक यू कैन कंसिडर दिस टू बी सम वेरिएबल z। सो dz by dt इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t। अब आप इसका इंटीग्रेशन करना जानते हो, z का टर्म एक तरफ रखोगे और t का टर्म दूसरी तरफ रख दोगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्विंग जब आप करते हो और प्रॉपर लिमिट्स डालते हो, तो उससे आपका ये बी का आंसर बनता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग वो था सोल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करना है। बट आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू दैट सॉल्विंग डिटेल फॉर राइट नाउ। ठीक है, जहाँ पे मुझे सॉल्व करना होगा वो मैं करवाऊंगा, जैसे पिछले वाले में मेरे को सॉल्व करवाना था आपको, बट ये वाला सॉल्विंग इज क्वाइट चैलेंजिंग। ठीक है, ये वाला सॉल्विंग वाला पार्ट जो है बी वाला, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, इसीलिए आपके लिए मैं बोलूंगा, एंड ये रिजल्ट भी आप लोग याद नहीं कर पाओगे। हाँ, मतलब इफ आई से कि ये फॉर्मूला है बी का, याद कर लो, आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी। एक छोटा सा भी प्लस माइनस साइन इधर उधर हुआ, सब्सक्रिप्ट इधर उधर हुआ, तो सारा का सारा फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। सो डोंट ट्राई टू मग अप द फॉर्मूला ऑल्सो, just focus upon how you can write the fundamental equations, and that should be something which should help you a lot। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया, पैरेलल काइनेटिक्स का और सीक्वेंशियल काइनेटिक्स का। थोड़ा सा और है आगे का, बट मैं वो आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। आज का तो अपना टाइम यहाँ पर ओवर हो गया है, बट क्विकली इसको रैप अप करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
इसके आगे और है, रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी है, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा, तो अपन करेंगे डिस्कस। हाँ, करते हैं सर्वेश, नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस द होमवर्क के डाउट्स एज वेल एज लाइक कवर दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अभी के लिए कुछ डाउट है, एनी क्वेश्चन जितना मैंने बताया उसमें से, जितना आज अपन ने देखा? ठीक है, आई एम श्योर ये आखिरी वाला पार्ट में इतना कंफर्ट नहीं आया होगा कि ये कैसे, हम कैसे सोचेंगे, लाइक जेन्युइनली आप कैसे सोचोगे वो आप नहीं सोच पाओगे अभी के लिए, लाइक यू हैवंट प्रैक्टिस्ड सच क्वेश्चंस। तो आपके लिए फंडामेंटल इक्वेशंस लिख पाना इज व्हाट इज द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पुराना होमवर्क जो मैंने आपको दे रखा है वही आप वर्कआउट करो, एंड आई विल गिव सम मोर क्वेश्चंस टू ऐड एंड डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस।